नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के। हमारा आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है रीतिबद्ध काव्य धारा। तो रीति काल के अंतर्गत हम ये देखेंगे और दोस्तों इसमें देखेंगे कि किस तरह से किन आचार्यों ने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की है और किन वजह से किन आचार्यों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे न्यू बैच जून 2021 के नाम से प्लेलिस्ट दी हुई है, उसमें जाकर उन वीडियोस को देखें। सभी वीडियोस सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज टॉपिक वहां पे डिटेल्ड में समझाई गई हैं। काफ़ी ईजी लैंग्वेज में है, आपको समझ में भी आएगा। कोई प्रॉब्लम कोई समस्या होती है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मेरी वीडियोज़ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो दोस्तों रीति काल का जो नामकरण है उस पर देख लेते हैं। इसमें कौन कौन सी जो काव्य धाराएं थी, रीति काल को कितने भागों में, मतलब रीतिकालीन जो काव्य है उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, विभाजित किया गया, इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे रीति काल का जो नामकरण दिया हुआ है, रीति काल के नामकरण को लेकर विद्वानों में बहुत सारा मतभेद था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग में रीति ग्रंथों की बहुलता देखकर ही इसे रीति काल का नाम दिया था। मिश्र बंधुओं ने इस काल को अलंकृत काल कहा। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इस काल को कला काल कहा तथा आदि काल को जय काल कहा। इस काल का सबसे अधिक सार्थक नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राजनाथ शर्मा और डॉक्टर जयकिशन प्रसाद की दृष्टि में श्रृंगार काल है। अब बात आती है कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले है यहाँ पे रीतिबद्ध काव्य। रीति काल की जो काव्य धाराएं हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है: रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। तो सबसे पहले है रीतिबद्ध। रीति काल के प्रथम वर्ग के कवियों ने संस्कृत के आचार्यों की भांति काव्यांग निरूपण से संबंधित लक्षण ग्रंथों की रचना करते हुए उसमें काव्यांगों के लक्षण और उदाहरण दिए हैं। ये कवि रीतिबद्ध कवि कहलाए हैं। इन कवियों का मुख्य उद्देश्य अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय देना था, अथवा वे लक्षणों के वर्णन पर उतना ध्यान नहीं देते थे जितना ध्यान वे उदाहरणों पर देते थे। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये लोग उदाहरण ज़्यादा देते थे, लक्षणों पर, लक्षणों के वर्णन पर उतना ध्यान नहीं देते थे। रीतिबद्ध कवियों की इसी प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके द्वारा रचित रीति ग्रंथों पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। इनका उद्देश्य कविता करना था, ना कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना। ठीक है, और अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से कवि आते हैं रीतिबद्ध में, तो इसमें आते हैं चिंतामणि, इनकी रचना है काव्य विवेक। मतीराम, इनकी रचना है ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका। भूषण है, इनकी रचना है शिवराज भूषण। देव हैं, देव की रचना है भाव विलास, काव्य रसायन। भिखारीदास हैं, इनकी रचना है काव्य निर्णय। पद्माकर हैं, इनकी रचना है जगद विनोद। ये आदि जो हैं ये प्रमुख रीतिबद्ध कवि हैं। आगे चलते हैं। छंदों का अजायब घर, इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। केशव रीति काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। इन्हें हिंदी तथा संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये संगीत, ज्योतिष और राजनीति के भी ज्ञाता थे। इसका मतलब इनका प्रमुख ग्रंथ है रसिक प्रिय, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख, छंदमाला, कविप्रिया तथा रामचंद्रिका। रामचंद्रिका में महाकाव्य की शैली अपनाई गई है। रामचंद्रिका प्रबंध काव्य है, इसकी भाषा ब्रज है। आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। ठीक है, छंदों का
अजायब घर कहा है? तो रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशव दास की। ठीक है, केशव दास की। ये लगभग आई थी 1601 ईस्वी में, 1601 ईस्वी में आई थी। फिर बात करते हैं रीतिबद्ध प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? चिंतामणि, मतीराम, देव, ग्वाल, केशवदास, मंडन, भिखारीदास, जसवंत सिंह। रीतिकाल का प्रवर्तक कवि चिंतामणि को माना जाता है। ठीक है, चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक कवि माना जाता है। केशवदास पर प्रमुख तथ्य देखते हैं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला रीति ग्रंथ हैं जिनमें क्रमशः नवरस, अलंकारों और छंदों का निरूपण हुआ है। रामचंद्रिका में रामकथा का प्रबंधात्मक वर्णन हुआ है। विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है। नख शिख में परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन हुआ है। रसिक प्रिया एवं कवि प्रिया में 16 प्रकाश है, मतलब 16 खंड है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया तथा नखशिख मुक्तक काव्य है। फिर आते हैं भिखारीदास। भिखारीदास रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि थे। इनका जन्म प्रतापगढ़ के निकट हुआ था तथा मृत्यु बिहार के आरा में हुई थी। इन्होंने काव्यशास्त्र पर कई ग्रंथ लिखे हैं जिनमें काव्य निर्णय सबसे श्रेष्ठ है। इनके द्वारा लिखे गए अन्य ग्रंथ हैं रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदार्णव पिंगल, अमर कोश या शब्द प्रकाश। फिर है विष्णु पुराण, भाषा और शतरंज शतिका। भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है रस सारांश तथा श्रृंगार निर्णय। रस सारांश तथा श्रृंगार निर्णय। कवि भूषण। भूषण हिंदी रीतिकाल के अंतर्गत वीर काव्य तथा वीर रस की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, हिंदी रीतिकाल के अंतर्गत वीर काव्य की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं। इनका वास्तविक नाम घनश्याम था। इस पर भी प्रश्न पूछा गया है कि बिहारी का वास्तविक नाम क्या है, तो इनका वास्तविक नाम घनश्याम था। चित्रकूटपति हृदयाराम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया था। तो ये वाला जो लाइन है ये भी याद कर लीजिएगा। किसने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया था? चित्रकूटपति हृदयाराम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने। भूषण 1627 से 1680 ईस्वी तक महाराजा शिवाजी के आश्रय में रहे। इनका छत्रसाल बुंदेला के आश्रम में भी रहने का उल्लेख मिलता है। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक नामक 3 ग्रंथ ही इनके लिखे 6 ग्रंथों में उपलब्ध हैं। ठीक है, तो बिहारी रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी अनुभूतियों को दोहे जैसे छोटे छंद में अभिव्यक्त करके अपनी काव्य कुशलता का परिचय दिया है। ठीक है, जिस कारण पदम सिंह शर्मा ने उनके काव्य को शक्कर की रोटी कहा है। ठीक है, शक्कर की रोटी किनके काव्य को कहा है? पदम सिंह शर्मा ने बिहारी के काव्य को कहा है। अपने काव्य में इन्होंने अपनी बहुज्ञता अर्थात ज्योतिष विज्ञान, आयुर्वेद, राजनीतिक, लोक संबंधी आदि विषयों के ज्ञान को प्रस्तुत किया है। अब बात करते हैं डॉक्टर हरबंश लाल शर्मा के अनुसार बिहारी के बारे में क्या कहा इन्होंने। जिस कवि की कला ने जन साधारण से लेकर राजा महाराजा तक, सामान्य हिंदी का ज्ञान रखने वाले से लेकर संस्कृत के प्रकांड पंडितों तक, ब्रज क्षेत्र से लेकर गुजराती, मराठी आदि प्रांतीय भाषाओं के क्षेत्र तक, देश से विदेश तक आलोचकों को रस में आप्लावित किया हो,
वह कोई सामान्य दृष्टि वाला नहीं हो सकता है। निसंदेह बिहारी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ मुक्तककार हैं तथा भारत के यशस्वी महाकवि और विश्व के आदरणीय कलाकार के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। ये कहा है डॉक्टर हरबंश लाल शर्मा ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि बिहारी सतसई सैकड़ों वर्षों से रसिकों का मनमोह रही है। यह उनके हृदय का हार बनी हुई है और बनी रहेगी। वहीं भगीरथ मिश्र कहते हैं कि बिहारी की रचना में कहीं कोई कच्चापन नहीं झलकता। प्रत्येक दोहा कलात्मक पूर्णता का एक रूप है। बिहारी द्वारा रचित अनेक दोहों को मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने उर्दू शेरों में अनुवादित किया है। हिंदी के कला प्रधान कवियों में बिहारी अग्रगण्य है। ठीक है, तो बिहारी बहुत ही काव्य कला के बारे में बहुत ही निपुण थे। भाव पक्ष उनका बहुत ही अच्छा था। श्रृंगार वर्णन, संयोग वर्णन, रूप चित्रण, कटी वर्णन, जंघा वर्णन, चरण, विलास चित्रण, प्रेम व्यापार वर्णन, अमर्यादित श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, अभिलाषा, चिंता, स्मृति, प्रलाप, उन्माद, जड़ता, प्रकृति चित्रण, कला पक्ष, भाषा, अलंकार, इसमें अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक, काव्य रूप, ये सारी चीज़ों का उन्होंने बहुत ही अच्छा उपयोग किया है। ठीक है, तो इन्हीं सब कारणों से बिहारी को, जो बिहारी की काव्य कला है, उन पर इनकी कुशलता झलकती है और सभी आचार्य इन्हें सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। शिवराज भूषण बिहारी जी का ही है। शिवराज भूषण जी का है। शिवराज भूषण के आचार्यत्व को सिद्ध करने वाला एक अलंकार ग्रंथ है और एक सुसंबद्ध योजना के साथ लिखा गया है। शिवराज भूषण में भूषण ने 105 अलंकार दिए हैं और कहीं कहीं एक अलंकार के एक से अधिक उदाहरण मिलते हैं। कुछ अलंकारों की उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, अतिशयोक्ति के भेदों की ओर भी इन्होंने पूरा ध्यान दिया है। हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता है। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा मात्र नहीं है। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजन भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। रसलीन का वास्तविक नाम पूछता है, जिनका वास्तविक नाम है गुलाम नबी। वे संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज और अवधी के साथ साथ अरबी और फारसी के भी विद्वान थे। ये रसलीन नाम से रचना करते थे, इसलिए रसलीन नाम से ये फेमस थे। इनका एक दोहा है जिसे लोग भ्रमवश बिहारी का दोहा समझ लेते हैं। वो है अमीय हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जिहिम चितवत इक बार। ये इनका दोहा है और लोग ये सोचते हैं कि ये दोहा इनका ना होके किनका है, बिहारी का दोहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि कंप्लीट हो गया है। अगले टॉपिक में लेकर आते हैं, अगली वीडियो में लेकर आते हैं अगला टॉपिक। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे न्यू बैच जून 2021 के नाम से प्लेलिस्ट दी हुई है, उसे देखें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत